Hello everyone. Let's start paper 4 alternative to practical, which is ATP in short. May June 2023, variance 42. The duration of this paper is 1 hour. We need to attempt all the question, and obviously we need to show all the working and appropriate units. The total mark for this paper is 40. Notes for the qualitative analysis, I mean to say identification of cations and anions and flame test of certain metals are provided at the end of this question paper. Okay, and I believe कि इस पेपर के अंदर I think so periodic table given नहीं होता, right? Yeah, there is no periodic table given. तो अगर periodic table given नहीं है तो इसका मतलब relative molecular mass या relative atomic mass आपको provide किया जाएगा. So let's start with question number 1. My bad. A student investigate the rusting of iron. अगर आपको याद हो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए हमने बेसिकली 3 डिफरेंट सिचुएशंस आपके साथ शेयर की थी. हमने ये कहा था कि प्रेजेंस ऑफ एयर हो, एयर मींस ऑक्सीजन, वाटर हो, दैट इज मॉइस्चर, और सॉल्ट हो बिकॉज दैट सॉल्ट विल सर्व as an electrolyte. This shows the apparatus the student uses. Name the apparatus X. अब ये जो apparatus X है ये बेसिकली टेस्ट ट्यूब है. अगर आपको याद हो मैंने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के चैप्टर में आपको इसकी शेप बना के दी थी. तो ये जो आपके पास apparatus है ये टेस्ट ट्यूब है. Then state why a stopper is used in experiment B. एक्सपेरिमेंट बी में ये स्टॉपर हमने लगाया है. हमने स्टॉपर इसलिए लगाया है ताकि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर वेपर जो है वो एंटर ना हो सके. To prevent the entering of water in the test tube. एक और चीज आप नोट करें, इस एक्सपेरिमेंट ए के अंदर आपके पास वाटर है, आयरन ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, एंड ऑब्वियसली यहां से एयर भी एंटर हो जाएगी क्योंकि ओपन है. तो इसका मतलब यहां पर रस्टिंग हो जाएगी. ठीक. एक्सपेरिमेंट बी की खास बात देखिए, आयरन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो भी ड्राई फॉर्म में. एयर है ड्राई फॉर्म में, वाटर अवेलेबल नहीं है. तो ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल नहीं है. इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट बी के अंदर रस्टिंग पॉसिबल नहीं है. आप नोट करें इस सी एक्सपेरिमेंट सी के अंदर इसमें आयरन ऑब्जेक्ट गिवन है, वाटर गिवन है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन गिवन नहीं है बिकॉज लेयर ऑफ ऑक्सीजन है, राइट. उसे लेयर ऑफ ऑयल है. तो इसका मतलब इसमें रस्टिंग पॉसिबल नहीं है. ठीक है. सो आई होप आपको समझ में आया हो कि ये स्टॉपर क्यों लगा हुआ है. स्टेट व्हाई द वाटर इन एक्सपेरिमेंट सी इज बॉइल्ड बिफोर यूज. एक्सपेरिमेंट सी में जो है वो हमने बॉइल्ड वाटर यूज किया है, राइट. तो बॉइल्ड वाटर में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर वो रिमूव हो जाती है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं remove dissolved oxygen in water. State why a layer of oil is used in experiment C. ऑयल इसलिए हमने यूज किया ताकि वो ऑयल ऑक्सीजन को एंटर होने ना दे. ठीक है. ऑयल
is used to prevent the entry of oxygen in the test tube. The experiments are left for 1 week. Predict in which the experiment the nail will have rusted. हम सब जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पर तीनों कंडीशंस ओबे हो रही हैं, इसका मतलब यहाँ पर रस्टिंग हो जाएगी। यहाँ पर एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, यहाँ पर भी एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, इसका मतलब इसमें भी रस्टिंग नहीं होगी, इसमें भी रस्टिंग नहीं होगी। तो एक्सपेरिमेंट ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर बिकॉज एक्सपेरिमेंट ए में आयरन नेल विल गोना रस्ट। In experiment A, iron nail will rust. Explain your prediction. This is because both oxygen and water are present for rusting of iron nail. ओके, सो ये दोनों कंडीशंस फॉलो कर रहा है, इसलिए रस्टिंग हो जाएगी इसमें। That's the question number 1. Let's talk about question number 2. Oh, that's titration again. Aqueous ammonia is a solution of ammonia gas. और मैं आपको एक और चीज यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ कि aqueous ammonia को मैंने क्लास में अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहा है। तो aqueous ammonia बोलो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलो, it doesn't make any difference. Okay. A student titrates 2 sample of aqueous ammonia A and B with 0.5 mole per dm cube hydrochloric acid. The student does 4 titrations, 2 with A and 2 with B. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास A है ये भी अमोनिया का सोल्यूशन है और ये जो B है ये भी अमोनिया का सोल्यूशन है। ठीक है, ये भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और ये भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और ये दोनों अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टेक्निकली 0.5 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं एंड एज अ रिजल्ट 4 टाइट्रेशंस हो रही हैं जिसमें से 2 ए के साथ हैं और 2 बी के साथ हैं। द स्टूडेंट rinses and fill a burette with 0.5 मोल per dm क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इंडिकेट्स कि भाई ब्यूरेट में जो है ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसका मतलब कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्या होगा, एक्वस अमोनिया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये कॉनिकल फ्लास्क के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट uses volumetric pipette to add 25 cm cube of A into the conical flask। ठीक है, तो जो आपके पास सैंपल A है वो कॉनिकल फ्लास्क में चला गया। नेक्स्ट इज एट 5 ड्रॉप्स ऑफ मैथिल ऑरेंज इंडिकेटर टू द कॉनिकल फ्लास्क। याद रखिएगा मिथाइल ऑरेंज की एक्सप्लेनेशन मैंने क्लास में दी है आपको। मिथाइल ऑरेंज का जो इंडिकेटर होता है वो एसिड में हमेशा रेड कलर शो करता है, जबकि एल्कली के अंदर वो हमेशा येलो कलर शो करता है। तो अगर आपके पास एल्कली जो है वो कॉनिकल फ्लास्क में है और आपने उसमें 5 ड्रॉप्स ऑफ मैथिल ऑरेंज इंडिकेटर ऐड किए, देन इट मींस इट विल शो यू येलो कलर। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने से पहले कलर क्या होगा, येलो, और जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो कलर क्या हो जाएगा, रेड। तो कलर ऑब्जर्वेशन इज गोइंग टू बी येलो टू रेड।
ये एंड पॉइंट का कलर हो जाएगा हमारा, ठीक है। प्लेस द कॉनिकल फ्लास्क ऑन अ व्हाइट टाइल। भाई सबसे पहली बात, व्हाइट टाइल क्यों यूज कर रहे हैं? व्हाइट टाइल इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमें एंड पॉइंट को डिटरमिन करने में आसानी हो, कलर ऑब्जर्वेशन हमारे पास इजी हो जाए। टू फाइंड द एंड पॉइंट करेक्टली ड्यू टू कलर चेंजेस, ठीक है। Next is 0.5 mole per dm cube hydrochloric acid from the burette. While swirling the content of the flask, add drop by drop near the end point. Use the solution just to change color. Color change मैंने बता दिया क्या होगा, yellow to red होगा. Initially yellow and after experiment red. Empties the conical flask and rinses it with distilled water. ठीक है, conical flask को हमेशा distilled water से rinse करते हैं. ओके, और हम कभी भी उसको सोल्यूशन, यानी अगर मैं एक्वस अमोनिया का सोल्यूशन ले रहा हूं तो मैं उस एक्वस अमोनिया के सोल्यूशन से रिंस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर से रिंस करूंगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। रिपीट स्टेप 2 to 6, रिपीट एक्सपेरिमेंट 2 to यूजिंग एक्वस अमोनिया इंस्टेड ऑफ एक्वस ए, ठीक है। शोज द ब्यूरेट रीडिंग्स फॉर द टू टाइट्रेशन विद ए। ये लोअर मेनिस्कस हम रीड करेंगे बिकॉज ये कलरलेस सोल्यूशन है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास टाइट्रेशन की वैल्यूज क्या आ रही हैं। इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग है 0.0 cm³ और फाइनल है 15.2, जीरो, बल्कि 15.2 इज फाइन। लेट मी चेक, या 15.2 इज फाइन। देन फिर आपके पास है 15.2 से 30.2। Now let me take out the difference of this 15.2. 30.2 minus 15.2. Oops. 30.2 minus 15.2 is going to be 15. So अगर मुझे इसका मीन टाइट्रेशन निकालनी है या मीन वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 15.2 प्लस 15.0 डिवाइडेड बाय 2. So 15 plus 15.2 divided by 2, you will get 15.2 plus 15 divided by 2 is going to be 15.1. तो जनाब ये मीन फॉर ए आ गया, ठीक है, सैंपल ए ऑफ एक्वस अमोनिया। नेक्स्ट इज शोज द ब्यूरेट रीडिंग फॉर वन ऑफ द टाइट्रेशन विद बी। अब ये बी से रिलेटेड है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये वैल्यू 0.5 है, ये वैल्यू 0.6 है, तो इनिशियल जो है वो पॉइंट 0.2। अच्छा, तो ओ आई एम सॉरी, ये टाइट्रेशन 4 है, टाइट्रेशन 3 की वैल्यूज एग्जामिनर ने खुद दी हुई है, और क्योंकि वो वैल्यूज 1 डेसिमल प्लेस पे हैं इसलिए बेटा मैंने यहाँ पर भी 1 डेसिमल प्लेस ही यूज किया है हर जगह, सही है। इसका डिफरेंस डिटरमिन करते हैं पहले। 34.9 माइनस 0.2 इज गोइंग टू बी 34.7। ओके, टाइट्रेशन 4 देखते हैं, ये है 0.6 एंड 35.5। ये हो जाएगा 34.9। तो अगर मुझे यहां से मीन फॉर सोल्यूशन बी डिटरमिन करना हो तो ये हो जाएगा 34.7 प्लस 34.9 divided by 2. So 34.9 plus 34.7 answer. Oops, 34.9 plus 34.7 divided by 2, you will get 34.8. cm cube. Okay. Explain why the student uses a white tile in this titration. तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई मैंने white tile क्यों यूज किया, ताकि एक शार्प कलर ऑब्जर्वेशन मुझे मिल जाए और मैं वॉल्यूम ऑफ और मैं एंड पॉइंट जो है वो ऑब्जर्व कर सकूं, ठीक है।
हम यहाँ लिख सकते हैं to determine the endpoint by changes in color accurately. ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कैलकुलेट द मीन वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड नीडेड टू न्यूट्रलाइज 25 सीएम क्यूब ऑफ ए एंड बी। तो मीन वॉल्यूम ऑफ ए मेरे पास कितना है 15.1 और मीन वॉल्यूम फॉर नीडेड इज 34.8। सही है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन वैल्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस अमोनिया इज शोन। ठीक है, आप याद रखिए कि इन दोनों के दरमियान 1:1 का रेशियो है। यूज द मीन वॉल्यूम ऑफ एसिड नीडेड टू न्यूट्रलाइज, मीन वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज करना है 25 cm क्यूब ऑफ A in D to calculate the concentration of ammonia in A। तो बेटा मुझे concentration of HCl given है, ठीक है, और मुझे HCl का वॉल्यूम भी गिवन है। वो ये है 15.1। सही है, सो मैं बेसिकली करूंगा ये कि 1000 cm क्यूब ऑफ HCl contain 0.5 moles। तो अगर मेरे पास 15.1 cm क्यूब था HCl का, तो ऑब्वियसली मोल्स ऑफ HCl कितने हो जाएंगे यहाँ से, यानी मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से डिवाइड कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जगह 0.5 इंटू 15.1 डिवाइडेड बाय 1000 इज गोइंग टू बी 7.55। अच्छा अब देखें 7.55 इंटू 10⁻³ मोल्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। और मैंने कल आपको कहा था कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर नहीं जाएगा एटीपी के अंदर एग्जामिनर को, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर नहीं जाएगा, मैं लिखूंगा 0.00755 मोल्स, ये जाएगा आंसर एग्जामिनर को, ठीक है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म आई मीन टू से। ठीक है, हम सब जानते हैं कि HCl और एक्वस अमोनिया का रेशो है 1:1 का, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। अगर आपने 0.00755 मोल्स फाइंड आउट किए हैं तो मोल्स ऑफ अमोनिया भी सेम हो जाएंगे 0.00755 मोल्स। अब ये जो मोल्स ऑफ अमोनिया है ये टेक्निकली आपने 25 cm क्यूब पिपेट आउट किया था वॉल्यूमेट्रिक पिपेट से, तो उसमें है, हम यहाँ लिख देते हैं कि 25.0 cm क्यूब ऑफ aqueous ammonia contain how much moles? 0.00755। तो अगर आप 1000 cm क्यूब से कंपेयर करेंगे कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस अमोनिया आपके पास हो जाएगा 0.into 1000 डिवाइडेड बाय 25, सो ये हो जाएगा 0.302 मोल पर डीएम क्यूब। तो हम यहाँ आंसर लिख देते हैं 0.302 मोल पर डीएम क्यूब। ओके, नेक्स्ट पार्ट,
कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। याद रखिएगा कि इस रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम एट आरटीपी इज गोइंग टू बी 24,000 cm क्यूब। इनफैक्ट वॉल्यूम डीएम क्यूब में तो 24,000 cm क्यूब नहीं, 24 डीएम क्यूब ले लेते हैं हम यहाँ पर। बात एक ही है वैसे। अच्छा, उन्होंने कहा हुआ भी हमें ये दे दिया उन्होंने। तो अब जरा देखिए, 1 मोल इक्वल्स टू 24 डीएम क्यूब एट आरटीपी। आपके पास कितने मोल्स थे अमोनिया के? 0.00755 मोल्स। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा यहां से? हो जाएगा 0.00755 इंटू 24, so it's going to be 0.1812 dm क्यूब। तो 0.181 लिख देता हूँ, 3 सिग फिग में आंसर दे देते हैं, इसलिए क्योंकि एग्जामिनर ने यहाँ पर भी 3 सिग फिग लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 सिग फिग लिया हुआ है, तो हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दे देते हैं। 0.01812 आया मेरे पास, तो हम उसको 0.181 कर लेते हैं। ठीक, 3 सिग फिग में अगर आंसर देना तो 0.18 भी ठीक है। ठीक, फिर वो कह रहे हैं यूज योर answers to D and F to calculate the volume of ammonia gas measured at room temperature dissolving 25 cm cube of B। तो B से रिलेटेड डिस्कशन करनी है, तो मुझे सबसे पहले मोल्स ऑफ HCl निकाल लें। तो मैं 1000 cm क्यूब में कह दूंगा 0.5 मोल्स हैं, और मीन वॉल्यूम कितना था? 34.8। सो मैं कह दूंगा कि जी 34.8 cm क्यूब में आपके पास कितने मोल्स हैं? 34.8 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 1000, 0.0174 मोल्स ऑफ HCl। और हम जानते हैं कि जो मोल्स ऑफ HCl है हमारे पास, वही मोल्स ऑफ अमोनिया होंगे, बिकॉज 1:1 का रेशियो है अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन। अगर आपने 0.0174 मोल्स कैलकुलेट किए तो मोल्स ऑफ अमोनिया आपके पास हो जाएंगे 0.0174 moles. Now we need to find out the volume as per examiner instruction in B। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल में 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई 24 dm क्यूब वॉल्यूम एट RTP, और हमने यहाँ पर कितने मोल्स कैलकुलेट किए? 0.0174 मोल्स। सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इंटू 24, 0.4176, 0.41, hold on 0.4176 dm क्यूब है। तो मैं इसको 0.42 लिख देता हूँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर लिखने के लिए। ठीक है, बल्कि 0.4418 सही है, 0.418 अब सही है। ठीक है, 0.42 भी करेक्ट कंसिडर कर लेगा एग्जाम में, नो इशू एट ऑल। The student rinses the burette with 0.5 mole per dm cube hydrochloric acid immediately before it is filled। ठीक है,
Explain why the student should not rinse the burette with distilled water immediately before it is filled with 0.5 mol per dm cube hydrochloric acid. देखो भाई, अगर आप ब्यूरेट को डिस्टिल वाटर से रिंस करते हो तो ब्यूरेट में डिस्टिल वाटर रह जाए, और फिर आप जब उस ब्यूरेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है वो डिस्टिल वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट कर देगा। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जो टाइटर वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज यू नीड मोर वॉल्यूम फॉर द टाइट्रेशन। ओके, सो ब्यूरेट रीडिंग जो है वो ना इंक्रीज हो जाएगी। सो हम इसको तरीके से लिख देते हैं, rinsing burette with distilled water rinsing burette with distilled water causes the HCl solution diluted as concentration decreases. So more volume is needed for titration. Okay. Next is suggest why universal indicator is not suitable for use in these titration. मैंने क्लास में कहा था कि universal indicator is a mixture of different indicators and it changes its color from pH to pH. So you will get the range of color instead of one color of endpoint. ठीक है, so आप यहां बताएंगे it is a mixture of different indicators whose color changes from pH to pH which is why no clear endpoint would be observed. So universal indicator के through मुझे clear endpoint नहीं मिल सकता. Okay. Question number 3 is salt analysis. A student investigates solution W and solid X. Remember, ये solution है. Remember, ये solid है. ठीक है, तो इसका मतलब separate samples पे analysis करेगा examiner. Solution W is green. तो अगर solution W green है तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये क्रोमियम 3+ होगा या फिर ये आयरन 2+ होगा, क्योंकि दोनों का कलर ग्रीन होता है. ओके, और दोनों सोल्यूशन है, दोनों एक्वस फॉर्म में. ओह माय बैड, इन कलर एंड कंटेन आयरन 2 आयंस. एग्जामिनर ने खुद ही बता दिया कि आयरन 2 आयंस है. ठीक है, डिस्क्राइब हाउ W कैन बी शोन टू कंटेन आयरन 2 आयंस. तो जाहिर सी बात है आप आयरन 2 आयंस को NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास ग्रीन प्रेसिपिटेट्स अपीयर होंगे, राइट? And these green precipitates remain insoluble in excess aqueous NaOH.
बाय द वे आप यही टेस्ट एक्वस अमोनिया से भी करवा सकते हैं, सेम ही होगा। सो हम यहाँ लिख देते हैं एट सोडियम हाइड्रोक्साइड this will give green precipitates, and these precipitates remains insoluble in excess aqueous NaOH. Excess W is added to acidified aqueous potassium magnate 7. आप नोट करें, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आप नोट करें, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। The reaction is going to be redox, and we have discussed this reaction in redox chapter to describe the color change seen. अच्छा, अब इसमें ये क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस है तो इसमें हम टाइट्रेशन वाला फॉर्मेट नहीं ले सकते, कलरलेस टू पिंक नहीं कह सकते, ठीक है। तो इनिशियली इसका कलर क्या होगा, पर्पल, और जब आप उसमें आयरन 2 आयंस ऐड करेंगे तो समवेयर अराउंड पेल येलो हो जाएगा, ठीक है। जस्ट येलो भी लिख सकते हो तुम। Describe the observation made when a few drops of aqueous ammonia and then an excess of aqueous ammonia are added to the mixture formed 2. Okay. याद रखिएगा, MnO4 is basically an oxidizing agent. जब आप उसको आयरन 2 आयन से रिएक्शन करवाएंगे तो ये MnO4 आयरन 2 आयंस को ऑक्सीडाइज करके आयरन 3 आयंस में कन्वर्ट कर देगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा Mn2+ आयंस में, राइट। दैट वाज द इक्वेशन आई हैव गिवन यू। तो जब रिएक्शन हो जाएगा तो आपके पास आयरन 2 आयंस होंगे। आप क्या कर रहे हैं, इन आयरन 2 आयंस के अंदर एक्वस अमोनिया ऐड कर रहे हैं। तो जब आप आयरन 3 आयंस के अंदर एक्वस अमोनिया ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है ये कन्वर्ट हो जाएगा आयरन 3 हाइड्रोक्साइड में, और आयरन 3 हाइड्रोक्साइड के आपके पास रेड ब्राउन precipitates आएंगे, and these precipitates remains insoluble in excess aqueous ammonia, right? तो ये ऑक्सीडेशन के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जब ऑक्सीडेशन हो जाएगी और आयरन 3 आयंस फॉर्म हो जाएंगे और फिर आप एक्वस अमोनिया ऐड करोगे तो क्या होगा, तो फ्यू ड्रॉप्स में क्या होगा, रेड ब्राउन precipitates are formed, red brown PPT remains insoluble in excess aqueous ammonia, okay. Now, a solid X is a shiny gray metal, shiny gray metal, shiny gray metal है। तो अगर ये shiny gray metal है तो इसका मतलब it could be magnesium, it could be zinc, ठीक है, और it could be silver. The tests the student does on X are shown in table 3.1. Some of the observations for these tests are also shown. An excess dilute acid is added to X in a test tube. अगर आपने ऐड किया था डाइल्यूट एसिड और सॉलिड डिसअपियर हो गया तो इसका मतलब
इट शुडंट बी सिल्वर, क्योंकि सिल्वर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, वो किसी भी एसिड से रिएक्शन नहीं करता। तो इसका मतलब या तो जिंक आंसर है या फिर मैग्नीशियम आंसर है। ओके, और जाहिर सी बात है सॉल्यूशन रिमेन्स कलरलेस इंडिकेट्स कि ये जो एक्स है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। ठीक है, क्योंकि कलरलेस सॉल्यूशन आए। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं गैस प्रोड्यूस्ड इज टेस्टेड। अब गैस प्रोड्यूस इज टेस्टेड किया, लेकिन इसकी कोई ऑब्जर्वेशन यहाँ नहीं है ना। whenever we add any reactive metal with any acid always hydrogen gas is produced। इसका मतलब यहाँ से जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है, और ऑब्वियसली इसके बबल्स मुझे नजर आएंगे जो कि यहाँ ऑब्जर्वेशन में एग्जामिनर ने मेंशन नहीं किए। ठीक है, bubbles of gas has been observed, right? Add dilute nitric acid, then add aqueous silver nitrate to some of the solution from test 1. Solution remains colorless. That indicates chloride, bromide, iodide, absent. Halides नहीं है. Add dilute nitric acid, then add aqueous barium nitrate to some of the solution from test 1. White precipitates. Then it means sulfate ions present. Whenever we add barium ions and we'll get white precipitates, इसका मतलब unknown sample, that is solid X contains sulfate ions. तो मुझे एक बात पता चल गई है यहाँ से, और वो ये कि सल्फेट एनाइन जो है वो अवेलेबल है। वो कह रहे हैं प्रेडिक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द गैस प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट 1, डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट टेस्ट गैस टू कंफर्म इट्स आइडेंटिटी। तो गैस तो बेटा हाइड्रोजन गैस है आपके पास, और हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो टेस्ट करने के लिए कह रहे हैं हमसे, तो हम कहेंगे burning splinter burns with a pop sound. Test. Insert the burning splinter in the gas jar. Observation to confirm gas. Gas burns with a pop sound. ठीक है? The observation for test 1 is incomplete. State other observation that the student make for test 1. ये ऑब्जर्वेशन में बबल्स ऑफ गैस नहीं है ना, बबल्स ऑफ गैस लिखो या एफरवेसेंस ऑफ गैस लिखो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन मिसिंग थी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एफरवेसेंस और बबल्स of gas is observed, that is missing. Okay, state the conclusion you can make from test 2. test 2 से conclusion मैंने क्या लिया था, conclusion ये लिया था कि ये तीनों के तीनों absent हैं, और क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को हम क्या कहते हैं टेक्निकली, हैलाइड आयंस। ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव डन इन ग्रुप 7 एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो आप कह सकते हैं कि ऑल हैलाइड आयंस आर absent. State the conclusion you can make from test 3. Sulfate ions are present. Identify the acid used in test 1. जाहिर सी बात है आपके पास unknown sample यानी solid X में सल्फेट आयंस हैं। ओके, तो आप नोट करें इसका जो एक्वस सॉल्यूशन था टेस्ट 1 का, आपने उसमें बेरियम आयन ऐड किए थे,
जिसकी वजह से आपको ये सल्फेट आयंस मिले, इसका मतलब दिस एसिड नीड्स टू बी सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट आयंस मिले होंगे। ठीक है, सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ मेटल एक्स। आप मैग्नीशियम भी लिख सकते हैं, आप जिंक भी लिख सकते हैं, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों हाईलाइट किए थे। ओके, नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा इज यूज टू मेक ब्रेड राइस। ओके, ये हमने कल किया था लेकिन फिर ये आज है। अच्छा, होल्ड ऑन। व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, ओके, तो कल उन्होंने हमसे वाटर ऐड करवाया था, आज वो वाटर ऐड नहीं करवा रहे, आज वो कह रहे हैं कि हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दे वर एडिंग वाटर इनटू द बेकिंग सोडा इन द लास्ट वेरिएंस 41 ऑफ जून 2023। ओके, बट आज के वेरिएंस में 42 के वेरिएंस में उन्होंने कहा है कि हम हीट कर रहे हैं इसको, एंड सो इट डिकम्पोजेस एंड सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। ओके, तो अब वाटर ऐड नहीं कर रहे हैं, हीट करवा रहे हैं। ठीक है, दैट इज द चेंज। फिर वो कह रहे हैं बेकिंग सोडा ऑल्सो डिकम्पोजेस ग्रेजुअली व्हेन इट इज स्टोर्ड। ओके, द लॉन्गर द बेकिंग सोडा इज स्टोर्ड, द लेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीजेस when it is heated. Okay. Plan an investigation to show which of the two different sample of baking soda has been stored for longer. Your plan should include the use of common laboratory apparatus and two samples of baking soda. No other chemical should be used. Baking soda, last class में baking powder लिया था उन्होंने, it doesn't make any difference. Baking soda is basically sodium carbonate, guys, याद रखिएगा। okay. Your plan should include the apparatus needed. तो हम सबसे पहले apparatus से related बात करते हैं। सही है, हम सब जानते हैं कि जाहिर सी बात है हमें बेकिंग सोडा यूज करना है और हमें 2 सैंपल्स उसके लेने हैं। तो 2 सैंपल्स के लिए यकीनन मैं बेकिंग सोडा का मास जो है वो वे करूंगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ठीक है, तो मेरा पहला एपरेटस आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ओके, और ये भी याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है वो 2 डेसिमल प्लेस का भी होता है और वो 3 डेसिमल प्लेस का भी होता है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप दोनों में से कौन सा यूज करते हैं। अच्छा, अब जाहिर सी बात है आप डिकम्पोजिशन कर रहे हैं और डिकम्पोजिशन तो उसी वक्त होगा जब आप हीटिंग करेंगे, और हीटिंग के लिए यू नीड बंसन बर्नर। ठीक है, और बंसन बर्नर एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में मैंने आपको उसकी डायग्राम वगैरह सारी चीजें डिटेल्स बताई थी, राइट। इसके अलावा एपरेटस कौन सा होगा, जाहिर सी बात है मैं इस बेकिंग सोडा को किसी ना किसी एपरेटस के अंदर तो प्लेस करूंगा ना, ताकि मैं उसकी डिकम्पोजिशन करवाऊं। तो मैं टेस्ट ट्यूब में प्लेस कर लेता हूं। ठीक है, अब आप जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करवा रहे हैं, तो भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी ना किसी एपरेटस के अंदर तो कलेक्ट होगी ना, दैट एपरेटस शुड बी गैस रेंज। तो मैंने एपरेटस बता दिया आपको कि कौन कौन सा यूज होगा। ओके, इसके बाद हमारे पास है मेथड टू यूज एंड मेजरमेंट टू टेक। ये दोनों कंबाइंड होकर आएंगे हमेशा, क्योंकि मेथड से ही मेजरमेंट्स डिटरमिन की जाती हैं। आप जानते हैं कि आपने 2 सैंपल लिए हैं, तो आप मेक श्योर करेंगे कि दोनों सैंपल जो है बेकिंग सोडा के उनका मास सेम हो। तो हम पहला यहां लिख देते हैं, measure the same mass of baking soda
for both the sample. ठीक है, और जाहिर सी बात है डिकम्पोजिशन के लिए वी नीड टू हीट थ्रू बंसन, तो हीट ये मेथड में जा रही है बात, हीट द सैंपल थ्रू बंसन बर्नर। यानी बंसन बर्नर से आप हीट करेंगे, इसके अलावा जो गैस सिरिंज के अंदर गैस कलेक्ट होगी उसका वॉल्यूम मेजर करेंगे। मेजर द वॉल्यूम of carbon dioxide collected in the gas syringe. In the gas syringe. अच्छा, एक और चीज, ये जो हीटिंग है ना दोनों सैंपल के लिए, ये भी सेम फ्लेम कलर के अंदर होनी चाहिए। तो अगर आप ब्लू फ्लेम के अंदर करवा रहे हैं या ऑरेंज फ्लेम के अंदर करवा रहे हैं, तो इसका मतलब अगर एक सैंपल आपने ब्लू फ्लेम में किया तो दूसरा सैंपल भी आपने ब्लू फ्लेम में ही करना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो हीटिंग के लिए जो टेम्परेचर है वो सेम फ्लेम कलर का होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज, वो कह रहे हैं वेरिएबल टू कंट्रोल। मैंने इस पर कल डिस्कशन की थी, दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट व्हाट वी मेजर, इंडिपेंडेंट व्हाट वी चेंज। सही है, तो हम यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं कंट्रोल वेरिएबल की। जो मैंने अभी अभी बात की है वो बेसिकली कंट्रोल वेरिएबल में चली जाएगी, बिकॉज आई नीड टू मेंटेन द टेम्परेचर। सही है, सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि heat the sample, heat both the sample to the same temperature। और जाहिर सी बात है बेकिंग सोडा जो है वो सॉलिड होता है, तो जाहिर सी बात है आपने उसका सरफेस एरिया दोनों एक्सपेरिमेंट्स के अंदर या दोनों सैंपल के अंदर सेम रखना है। सेम सरफेस एरिया ऑफ बेकिंग सोडा is used in both the sample। ओके, अच्छा मैंने यहाँ मैथ यहाँ लिख दिया कि सेम मास ऑफ बेकिंग सोडा फॉर बोथ द सैंपल, ये यूज करना है, ये भी कंट्रोल वेरिएबल में आना चाहिए। ठीक है, हाँ ओके। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, हाउ टू यूज रिजल्ट्स टू डिटरमाइन विच सैंपल हैज बीन स्टोर्ड फॉर लॉन्गर। भाई लॉन्गर तो वो होगा जो कि कम गैस प्रोड्यूस करेगा, और जो शॉर्टर, जो ज्यादा गैस प्रोड्यूस करेगा वो कम टाइम के लिए स्टोर होगा। ओके गाइस, मुझे एप्रेटस में एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं। एप्रेटस के अंदर जाहिर सी बात है इस पूरे एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर को मेंटेन करना भी जरूरी है, और टेम्परेचर मेजर किया जाएगा थर्मोमीटर से। तो मैं थर्मोमीटर भी यूज कर लेता हूँ एप्रेटस।
टेम्परेचर दोनों एक्सपेरिमेंट्स के लिए, दोनों सैंपल ऑफ बेकिंग सोडा के लिए सेम ही रखूं। कंक्लूजन क्या होगा इसका? इसका कंक्लूजन जनाब ये है, सैंपल which produces more carbon dioxide gas, more carbon dioxide gas is stored for less time and vice versa. Okay, that's the end of this paper.